हेलो एवरीवन। सो ये है आपकी 11th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी एंड हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 8। हमारी जो सीरीज़ है जिसके अंदर मैं आपसे वर्बली डिस्कस करती हूँ, डायरेक्टली वर्बली आपको चीज़ें बताती हूँ, उसके अंदर ये होने वाला है आपका पार्ट सेकेंड। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से बात कर ली थी और जिसके अंदर मैंने आपको 6 साइंटिस्ट के बारे में इन डिटेल आपको बताया था। सो उसके अंदर अब मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी और बाद में आंसर तो मैं बताने ही वाली हूँ, लेकिन आप ट्राई करें कि मेरे बताने से पहले आपका आंसर आना चाहिए। जो 6 साइंटिस्ट हमने डील किए थे लास्ट वीडियो में, सबसे पहला था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कौन से सेल के बारे में बोला था? डेड सेल के बारे में बोला था। क्या यूज़ किया था उन्होंने? प्लांट डेड टिश्यू कॉर को यूज़ किया था। सबसे पहले लिविंग सेल के बारे में बोलने वाले साइंटिस्ट कौन थे? एंटोन वॉन लेवेनहुक थे। उन्होंने क्या किया, पॉन्ड का वाटर लिया, उसके अंदर उन्होंने देखा उन्हें कुछ लाइव प्रोटिस्टा दिखे, ठीक है, जो कि तैर रहे थे अच्छे से, मस्त से। सबसे पहले लिविंग सेल देखने वाले एंटोन वॉन लेवेनहुक। देन ऑल प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल, ये किसने बोला था? ये शेल्डिन ने बोला था। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। कौन सी ईयर में उन्होंने ये बोला था? 1838। ऑल पॉइंट क्लियर है। शेल्डिन क्या बोला था? ऑल प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल 1838 में बोला था और वो जर्मनी के रहने वाले थे और वो बॉटनिस्ट थे। सबसे मेन बात तो बॉटनिस्ट थे। अब उन्होंने प्लांट के बारे में बोला तो वो बॉटनिस्ट ही हो गए। देन आ जाओ कि ऑल एनिमल इज मेड अप ऑफ सेल, ये किसने बोला था? श्वान ने बोला था। कौन थे वो? जूलॉजिस्ट थे। कौन से ईयर में बोला था? उन्होंने बोला था 1839 में। और वो कहाँ के रहने वाले थे? वो ब्रिटिश के रहने वाले थे। और उन्होंने क्या बोला था कि एनिमल सेल होती है, उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। प्लांट सेल होती है, उसके अराउंड भी एक मेम्ब्रेन होगी, उसे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन प्लांट सेल के पास और एक होती है, और एक लेयर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। कौन सी है वो सेल वॉल है। तो ये सारी चीजें बोली थी। फिर शेल्डिन और श्वान ने टुगेदर क्या फॉर्म किया था? सेल थ्योरी फॉर्म किया था। फिर उस सेल थ्योरी को फाइनल शेप किसने दिया था? कौन थे वो साइंटिस्ट और कौन सी ईयर में उन्होंने वो दिया था? ईयर था 1855 और वो साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चो। और फिर न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया था हमें कि जो सेल होती है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसके बारे में हमें बोला था रॉबर्ट ब्राउन ने। लास्ट वीडियो में ये बात कर ली थी। अब ऑल क्लियर है। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पर जाएंगे। जो सेल होते हैं बेसिकली, आप देखोगे कि सेल जो है ना वो वैरी करते हैं शेप के ऊपर। कुछ सेल होते हैं जो बाइकनकेव शेप के होते हैं, एग्जाम्पल आपका आरबीसी, ठीक है। हमें देन न्यूरॉन होते हैं, ऐसे लंबे लंबे सेल होते हैं। देन प्लांट सेल भी आप देखोगे तो आपको बहुत टाइप ऑफ सेल मतलब मिलेंगे। तो आप स्क्लेरेंकाइमा देख लो कैसे होता है वो, उसके अंदर भी स्क्लेराइड होते हैं, ठीक है, फाइबर होते हैं। तो आपको वेरियस टाइप ऑफ शेप एंड साइज में आपको सेल आपको डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद जो है, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है कि अगर कोई सेल है, सेल के अंदर क्या होगा? सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। लेकिन ये किसकी बात है? ये एक यूकारियोटिक सेल की बात है। प्रोकारियोटिक सेल के पास तो बेचारी के पास न्यूक्लियस ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एंड प्रोकारियोटिक जो सेल होते हैं वो लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होते हैं। अब हम बेसिकली करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकारियोटिक सेल एंड यूकारियोटिक सेल। अब जो पॉइंट्स में बोलूंगी अच्छे से उसे लिख लेना है एकदम मस्त से। जो प्रोकारियोटिक सेल होती है, सबसे पहले तो प्रोकारियोटिक सेल के पास नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले, मतलब इन प्रोकारियोटिक सेल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले इज प्रेजेंट। अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि ऐसा ऑर्गेनेले मतलब क्या होता है बेसिकली? ऑर्गेनेले मतलब छोटे छोटे ऑर्गेन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है? ये छोटे छोटे ऑर्गेन है। तो ऑर्गेनेले मतलब छोटे छोटे ऑर्गेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये ऑर्गेनेले है, छोटे छोटे ऑर्गेन। जो आपकी प्रोकारियोटिक सेल है, प्रोकारियोटिक सेल में क्या है? लैक मतलब कमी है। प्रोकारियोटिक सेल के पास नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले प्रेजेंट है। इसका मतलब जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले है वो प्रोकारियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले प्रोकारियोटिक सेल के अंदर हमें नहीं मिलते। मतलब प्रोकारियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। गोल्गी बॉडी मिलने वाली है? नहीं मिलने वाली है। तो ये वाली चीजें जो है आपको प्रोकारियोटिक सेल के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती है। तो फिर प्रोकारियोटिक सेल, भाई हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करता है। फिर प्रोकारियोटिक सेल अपनी एटीपी कैसे जनरेट करेगी? आएंगे इसके ऊपर, हम आएंगे जब हम टिपिकल बैक्टीरियल सेल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि वो अपना एटीपी कैसे जनरेट करता है। बेसिकली आपको क्या पता चल गया? प्रोकारियोटिक सेल है जिसके पास नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले होते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनेले उसके पास नहीं होंगे जो मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। नाउ अब यूकारियोटिक सेल आ जाओ। यूकारियोटिक सेल क्या है? एकदम मस्त, एकदम भारी। प्रोकारियोटिक सेल के मुकाबले बहुत बड़ा होता है, 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है आपका एक टिपिकल यूकारियोटिक सेल। और प्रोकारियोटिक सेल क्या बेचारा 1 से 2 माइक्रोमीटर, कितना छोटा होता है। एंड प्रोकारियोटिक सेल के अंदर आ जाती है आपकी बैक्टीरिया।
प्रोकार्योटिक सेल के अंदर बैक्टीरिया कैसे आ जाएंगे, आर्ची बैक्टीरिया ले लो, प्लूरोनिमोनिया लाइक बैक्टीरिया ले लो। सो प्लूरोनिमोनिया लाइक बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि बहुत छोटे होते हैं। उसकी आपकी साइज भी दी है आपको एनसीईआरटी के अंदर, साइज इज ऑल्सो गिवन। सो आप एनसीईआरटी का जो पेज नंबर है आपका 128 उसे निकालो। सो आप देखोगे तो आपको डायरेक्टली डायग्राम दी गई है जिसके अंदर आपको यूकारियोटिक सेल दिखाया गया है, एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल दिखाई गई है, प्लूरोनिमोनिया लाइक बैक्टीरिया दिखाया गया है, मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, देन वायरस। तो आप देख सकते हो एकदम आपको अच्छे से दिखाया गया है। ये डायग्राम आप देखो। सो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि जो टिपिकल बैक्टीरियल सेल है, देखो उसका क्या है 1 to 2 माइक्रोमीटर, जो पीपीएलओ का डायरेक्ट फुल फॉर्म आ सकता है। अगर आप नीट के मॉड्यूल्स लगाओगे, नीट के क्वेश्चन के, सो डायरेक्ट आ जाएगा पीपीएलओ। तो क्या है, प्लूरोनिमोनिया लाइक बैक्टीरिया, बहुत छोटे होते हैं। सो उसका क्या है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो कि बेसिकली वो बैक्टीरिया ही है, 0.1 माइक्रोमीटर। देन वायरसेस तो और छोटे होते हैं, वायरसेस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, और वायरसेस से और छोटा होता है आपका वायरॉइड। सो बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया तो छोटा है ही, आंखों से दिखता भी नहीं है, माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ता है। बैक्टीरिया से भी एक छोटा पार्टिकल है इस दुनिया में प्रेजेंट, वायरस से भी एक छोटा है, वायरॉइड, ठीक है। तो फिर उसका साइज आपको दिया गया है। सो वो साइज आप एक बार देख लो, क्योंकि नीट में यहाँ से भी क्वेश्चन मुझे लगता है साइज से भी पूछ सकते हैं वो लोग अभी। उसके बाद एक टिपिकल यूकारियोटिक सेल जो है वो 10 to 20 माइक्रोमीटर होती है, बैक्टीरियल सेल 1 to 2 माइक्रोमीटर होती है, और पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म उसका फुल फॉर्म है, वो कितना है 0.1 माइक्रोमीटर, और वायरसेस तो और भी छोटे हैं 0.0 to 0.2 माइक्रोमीटर, ये उनकी रेंज है। अब ये होने के बाद अगर अब हम टिपिकल बैक्टीरियल सेल की बात करेंगे, सो टिपिकल बैक्टीरियल सेल में एक प्रोकार्योटिक सेल, मुझे प्रोकार्योटिक सेल की बात करनी है, तो उसके लिए मैं टिपिकल बैक्टीरियल सेल को लूंगी, क्योंकि प्रोकार्योटिक सेल इज नथिंग बट द बैक्टीरियल सेल ही हम कंसिडर करते हैं ना, अगर हमें एक प्रोकार्योटिक सेल का स्टडी करना है तो। सो अगर एक बैक्टीरियल सेल है तो वो कैसी होगी, तो अगर कोई बैक्टीरियल सेल है तो उसकी एक सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल भी होती है। सो बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है, पहला तो ये क्वेश्चन है। सो हाँ, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है, और वो मिलकर बनती है पेप्टाइडोग्लाइकन से, मतलब बैक्टीरिया के सराउंडिंग जो सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन के सराउंडिंग जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनती है, वो पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है। सो पेप्टाइडोग्लाइकन की जो सेल वॉल है वो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है। क्या फंजाई किंगडम हमने पढ़ा है, फंजाई के पास भी सेल वॉल होती है? हाँ, फंजाई के पास काइटन की सेल वॉल होती है। प्लांट के पास सेल्यूलोसिक सेल वॉल होती है, अब भी लिख लो, प्लांट के पास सेल्यूलोसिक सेल वॉल, बैक्टीरिया के पास पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल, फंजाई के पास काइटन की सेल वॉल, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। सो फंजाई के पास भी सेल वॉल होती है, और वो काइटन की होती है, काइटन से मिलकर बनती है। देन इसके बाद जो मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाद आ जाएगा आपका सेल वॉल कौन सी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल, और फिर उसके अराउंड एक लेयर मिलेगी आपको जिसे कैप्सूल कहते हैं, ठीक है, कैप्सूल। तो फिर ये जो है, और इन तीनों से सेल मेम्ब्रेन, देन पेप्टाइडोग्लाइकन, वो सेल वॉल, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है कौन सी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन, और उसके बाहर और एक लेयर होती है जिसे कैप्सूल कहते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर सेल एनवोलप कहते हैं, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर क्या कहेंगे, सेल एनवोलप कहेंगे। और वो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो सेल मेम्ब्रेन की इनर फोल्डिंग हो जाती है, और फिर वो इनर फोल्डिंग से एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे कहते हैं मीजोसोम। एक इनर स्ट्रक्चर बन जाएगा सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं मीजोसोम। वो मीजोसोम हमारे अंदर फाउंड नहीं होता है, वो सिर्फ बैक्टीरियल सेल के अंदर ही फाउंड होता है। वो हेल्प करता है बैक्टीरिया को डिवाइड करने के लिए, वो हेल्प करता है बैक्टीरिया को रेस्पिरेशन करने के लिए। सो आपको वो एक स्ट्रक्चर याद रखना है। सो यूकारियोटिक सेल में रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा था, प्रोकारियोटिक सेल में रेस्पिरेशन मीजोसोम करता है। मीजोसोम क्या होता है, सिंपली जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन की इनर फोल्डिंग हो जाती है, इनर फोल्डिंग हो जाएगी, उसको क्या कहते हैं, मीजोसोम कहते हैं। देन बैक्टीरिया जो होते हैं स्टेनिंग के बेसिस पर उसे डिवाइड कर देते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव बहुत कमी होते हैं, मतलब बहुत तगड़ा डिजीज कॉज करेंगे, ग्राम पॉजिटिव ठीक ठाक होते हैं। सो स्टेन करेंगे हम, एंड स्टेनिंग के बेसिस पर हम उसे डिवाइड कर देते हैं, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। देन उसके बाद आपको करना है कि राइबोसोम क्या होते हैं। प्रोकार्योटिक सेल के अंदर हमें 70S राइबोसोम मिलते हैं, यूकारियोटिक सेल के अंदर हमें 80S राइबोसोम मिलते हैं। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम भी एक ऑर्गेनेल है, छोटा सा ऑर्गेन है। तो उसके दो यूनिट होते हैं, एक लार्ज यूनिट होता है और एक छोटा यूनिट होता है, स्मॉल यूनिट होता है। सो प्रोकार्योट के अंदर 70S, यूकारियोट के अंदर 80S। जो 70S है प्रोकार्योट्स के अंदर, उसके जो सब यूनिट हम देखेंगे तो उसके सब यूनिट होते हैं 50S एंड 30S। जो बड़ा वाला होता है ना वो 50S, और जो छोटा वाला होता है ना वो 30S होता है। तो 50 + 30 तो 80 होता है, लेकिन ये जो है बेसिकली इसे हम मास एंड डेंसिटी से इसे मेजर किया जाता है। सो एंडिंग में उसका जो मास आता है ना टोटल वो 70 से आता है, 50 और 30 का मिलाकर। सो आपको याद क्या रखना है, प्रोकार्योट के अंदर राइबोसोम मिलते हैं
यूकारियोट्स के अंदर भी राइबोसोम मिलते हैं। प्रोकारियोट्स के जो राइबोसोम होते हैं उसे 70S राइबोसोम कहते हैं। यूकारियोट्स के अंदर जो मिलते हैं उसे 80S राइबोसोम कहते हैं। 70S का आपको क्या याद रखना है? 70S का आपको याद रखना है 50+30। देन 80S का आपको क्या याद रखना है? 60+40। 60+40 अगर ऐसे मिलाएंगे तो 100 होता है, लेकिन मैंने बोला ना वो मास और डेंसिटी के बेसिस पर उसका मेजरमेंट करते हैं तो फिर वो 80 आ जाता है। तो 60+40, तो 60 क्या है? लार्जर सब यूनिट का है, 40 स्मॉलर सब यूनिट का है, और 60+40 क्या होगा? 80S। और 80S राइबोसोम किधर मिलते हैं? यूकारियोटिक सेल में मिलते हैं। राइबोसोम जो है वो क्या है? एक ऐसा ऑर्गन है जिसके सराउंडिंग में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, सो वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले है, इसीलिए वो प्रोकारियोट्स में मिलता है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि प्रोकारियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले नहीं मिलते, प्रोकारियोट्स के अंदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले प्रेजेंट होते हैं। सो राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले है, इसलिए वो प्रोकारियोटिक सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है और यूकारियोटिक सेल के अंदर भी वो प्रेजेंट होता है। यूकारियोटिक सेल के अंदर लेकिन 80S वाला होता है, प्रोकारियोटिक सेल के अंदर 70S वाला होता है। राइबोसोम का होने के बाद आपको प्रोकारियोटिक सेल के अंदर एक पॉलीजोम कंडीशन देखने के लिए मिलती है। पॉलीजोम आपको कभी भी यूकारियोटिक सेल के अंदर नहीं मिलेगा। पी से प्रोकारियोटिक, पी से पॉलीजोम, पी से प्रोकारियोटिक, पी से पॉलीजोम। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीजोम कंडीशन? mRNA है, अब ये जो mRNA है इसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम लग गए, इसी को क्या कहते हैं? पॉलीजोम कंडीशन, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें प्रोकारियोट्स के अंदर ही देखने के लिए मिलती है। प्रोकारियोट जो होता है ना, उसके पास प्रोकारियोटिक जो सेल होती है, टिपिकल बैक्टीरियल सेल भी हमने देख लिया जिसके बारे में हमने बात की। तो प्रोकारियोट्स के अंदर क्या होता है ना, न्यूक्लियस नहीं होता। फिर प्रोकारियोट्स का जो डीएनए है वो कैसे होता है? तो बेसिकली हमारा जो डीएनए होता है, हमारा जो डीएनए होगा, सो जब वो कॉम्पैक्ट होता है तो एकदम अच्छे से क्रोमोसोम के शेप में दिखता है हमें। सो हमारा डीएनए लीनियर शेप का होता है, लीनियर होता है। यूकारियोटिक सेल जो होती है उसका जो डीएनए होता है वो लीनियर शेप में होता है। प्रोकारियोटिक जो सेल होती है उसका जो डीएनए वो सर्कुलर होता है, ठीक है, ऐसा सर्कुलर होगा। तो एक बेसिकली एक प्रोकारियोटिक सेल है, उस प्रोकारियोटिक सेल में एक कोने में, उस कोने को क्या कहेंगे? उस कोने को कहेंगे न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड या जेनोफोर। तो जो प्रोकारियोटिक सेल है उसका जो डीएनए है एक जगह पे पड़ा होता है ऐसे, और उस जगह को कहते हैं न्यूक्लियोइड या जेनोफोर। न्यूक्लियोइड या जेनोफोर, जहाँ पर प्रोकारियोटिक सेल का डीएनए पड़ा होता है। अब वो जो न्यूक्लियोइड या जेनोफोर है, तो वहाँ पर जो प्रोकारियोटिक सेल है उसका डीएनए कैसा है? अभी बताया मैंने आपको, सर्कुलर टाइप में होता है। तो न्यूक्लियोइड और जेनोफोर प्रोकारियोटिक सेल में एक ऐसी जगह है जहाँ पर उसका डीएनए पड़ा होता है। हमारे अंदर क्या होता है? जो यूकारियोटिक सेल है उनके अंदर क्या होता है? अच्छे से न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, और वो कैसे होता है? लीनियर फॉर्म में होता है। हमारा जो डीएनए है वो लीनियर है, लॉन्गिट्यूडिनल फॉर्म में होता है। और जो प्रोकारियोट्स है, अब देखो उनके पास न्यूक्लियस ही नहीं है। सो एक टर्म हम पढ़ते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन? जो डीएनए का चैप्टर है उसके अंदर इन डिटेल से करना ही है। सो बेसिकली क्या होता है ना, डीएनए होता है, डीएनए से रेप्लिकेशन होगा और डीएनए बनेगा। डीएनए का रेप्लिकेशन होकर डीएनए बन गया, उसे डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। जब डीएनए खुद की कॉपी बनाता है, डीएनए बनाता है, तो उसे कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। जब डीएनए आरएनए बनाएगा, जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। सो प्रोकारियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसीजर है वो कपल्ड होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इसका मीनिंग ये है कि भाई प्रोकारियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस तो है नहीं, तो एक सिंपल सा कोना होता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, जेनोफोर कहते हैं, वहां पर प्रोकारियोटिक सेल का डीएनए पड़ा है, सर्कुलर होता है जो कि, तो उससे क्या होगा? उस डीएनए से एमआरएनए बन जाता है और उस एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, देन उस जो एमआरएनए बना है उससे प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। सो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोथ प्रोसीजर आर कपल्ड इन प्रोकारियोटिक सेल, ठीक है, वो साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है। बट अब आ जाए यूकारियोटिक सेल। मैंने क्या बोला? यूकारियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस होता है। सो यूकारियोटिक सेल के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? डीएनए से एमआरएनए बनना, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और फिर अब एमआरएनए बन गया, अब वो एमआरएनए बाहर आ जाएगा। अब वो एमआरएनए जब बाहर आ जाएगा तो साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसलेशन होगा। उस एमआरएनए से जो प्रोटीन बनना है जिसे ट्रांसलेशन कहते हैं, वह ट्रांसलेशन प्रोसीजर एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो वो जो ट्रांसलेशन है वो साइटोप्लाज्म में होता है। सो यूकारियोटिक सेल के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन है अलग अलग कंपार्टमेंट में होता है। ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होता है और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। जो आपका प्रोकारियोटिक सेल है उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कपल्ड होता है, मतलब एक ही कंपार्टमेंट में होगा, कुछ ऐसा ये भेदभाव नहीं है। न्यूक्लियस तो है ही नहीं ना उनके पास, तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोकारियोटिक सेल के अंदर कपल्ड होता है। तो ये बेसिक है बेसिकली, ठीक है, लिख लो ये चीजें। अब ये होने के बाद प्रोकारियोटिक सेल यूकारियोटिक सेल का हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमें क्या पढ़ना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बाइलेयर होती है। अब इसका क्या मतलब होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वही जो सेल के सराउंडिंग होती है ना, उसी को कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिपिड की बाइलेयर होना? लिपिड की बाइलेयर होना मतलब क्या होता है, जो बेसिकली क्या होता है ना, ये है सपोज फॉस्फोरस का हेड और ये भी है फॉस्फोरस का हेड, और ये सपोज ये है टेल लिपिड की और ये भी है टेल। तो ऐसी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये है फॉस्फोरस का हेड और ये भी है फॉस्फोरस का हेड, ये है फॉस्फोरस का हेड, ये है फॉस्फोरस का हेड, ऐसे ऐसे, और फिर ये लिपिड की मेम्ब्रेन आ जाएगी, इसे लिपिड की बाइलेयर। तो ऐसी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ऐसे 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 से आप लगा लो इसे एकदम, और यहाँ पर सपोज फॉस्फोरस का हेड, फॉस्फोरस का हेड, फॉस्फोरस का हेड, नीचे भी फॉस्फोरस का हेड, फॉस्फोरस का हेड, फॉस्फोरस का हेड, और फिर वो लिपिड की वो टेल लगा लो आप। तो ऐसा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब ये लिपिड की बाइलेयर क्यों होती है? तो बेसिकली क्या होता है ना कि अब आपको फिलिक और फोबिक, फिलिक का मतलब होता है प्यार, फोबिया का मतलब होता है डर। सो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब आपको पता है आप पानी के अंदर तेल डाल दो, वो कभी मिलेगा उसके अंदर, खुलेगा? तेल को हमेशा पानी से डर लगता है, हाय 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 पानी पानी पानी। तो वैसे ही होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है उसे पानी से बड़ा डर लगता है। सो आपको पता है जो एक सेल है, सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, हाई साइटोप्लाज्म में थोड़ा सा मतलब उसके अंदर भी पानी मिलेगा। सेल के बाहर हम लोग पढ़ते हैं कि इंटरसेल्युलर जो होता है, इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स होता है, इंटरसेल्युलर फ्लूइड होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं जिसे, सेल के बाहर। तो बाहर भी फ्लूइड, अंदर भी फ्लूइड, अरे पानी ही पानी, तो लिपिड तो डरेगा ही ना। सो इसलिए क्या होता है, वो जो फॉस्फोरस के हेड होते हैं, फॉस्फोरस कहता है मैं पानी से प्यार करता हूँ, तो इसलिए हम ऐसे फॉस्फोरस के हेड लगा देते हैं और ऐसे लिपिड की टेल लगा देते हैं। सो ये जो लिपिड है ये पानी से बच जाता है। तो इसीलिए जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बाइलेयर होती है। एक फ्लूइड मोसाइक मॉडल भी दिया था। सो लिपिड के लिए फ्लूइड मोसाइक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, फ्लूइड मोसाइक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए दिया था। किसने दिया था? वो दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। आपको एनसीईआरटी में गिवन है सिंगर एंड निकोलसन। 1972 में उन्होंने क्या दिया था, फ्लूइड मोसाइक मॉडल दिया था। उसके अंदर उन्होंने यही बोला था कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लिपिड की बाइलेयर है, और वो ना फ्लूइड की तरह मतलब ऐसे थोड़ी थोड़ी बहती रहती, ऐसे 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 करती रहती है, थोड़ा सा उसकी मूवमेंट होती रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये उन्होंने बताया था फ्लूइड मोसाइक मॉडल में। इसके अंदर आपको याद क्या रखना है कि आप परसेंटेज याद रखना है कि इसके अंदर लिपिड बोला तो हमें लगता है कि लिपिड ज्यादा होगा, बट लेट मी टेल यू यहाँ पर क्या होता है ना, 52% प्रोटीन होता है एंड 40% लिपिड होता है। तो जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पहले तो लिपिड की बाइलेयर है, उसके अंदर 52% प्रोटीन है और 40% क्या होता है आपका लिपिड होता है। 52% प्रोटीन, 40% होता है लिपिड। आउटर क्या होता है, आउटर साइड पे पोलर हेड होते हैं, कौन से, फॉस्फोरस के, और इनर साइड में लिपिड की बाइलेयर होती है। तो ऐसे आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अरेंजमेंट है। इसके बाद आपको याद क्या रखना है कि इसके अंदर जो लिपिड भी होता है, लिपिड के अंदर भी सबसे ज्यादा कौन सा मिलेगा आपको, फॉस्फोलिपिड मिलेगा, और फॉस्फोलिपिड के अंदर लेसिथिन आपको मिलेगा, तो फॉस्फोलिपिड आपको ज्यादा मिलता है। देन उसके बाद आपको याद रखना है कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर प्रोटीन भी होते हैं। अब प्रोटीन भी दो टाइप के होते हैं। तो ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मतलब कितनी ईजी है उसे निकाल सकते हैं, उसकी बेसिस पर आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन हम डिफाइन करते हैं। तो एक होता है आपका, एक है आपका इंटीग्रल प्रोटीन, और एक होता है आपका, एक है आपका इंटीग्रल प्रोटीन, और एक होता है जो इजीली आप निकाल सकते हो जिसे पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, जो कि पेरिफेरी पे लाइट करता है, ठीक है, ज्यादा अंदर धसा नहीं होता है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऐसे, ठीक है, तो एकदम ऐसे अंदर जो गया है उसे इंटीग्रल प्रोटीन कहेंगे, और जो ऐसे ऊपर ऊपर से ही है उसे क्या कहेंगे, उसे पेरिफेरल प्रोटीन कहेंगे। सो एक होता है सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऐसा पूरा धसा हुआ है इंटीग्रल प्रोटीन, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर है, उसे पेरिफेरल प्रोटीन कहेंगे। सो ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, अब देखो जो इतना पूरा धसा हुआ है उसे इजीली निकाल पाएगी क्या? नहीं। ये वाला ऐसा है तो इसे इजीली निकाल पाएगी ना, इसे पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। तो ईज